इवनिंग अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। कानून और आप अली बुखारी और कानून और आप दोनों आपकी खिदमत में हाजिर हैं हमेशा की तरह। मंडे इवनिंग को अपने प्रोग्राम के टाइम से थोड़ा सा लेट, माजर चाहता हूँ, ट्रैफिक में फिर डिले हो गई। कुछ अपडेट्स और उसके बाद सीधा फ़ोन कॉल्स की तरफ चलते हैं। अपडेट सिर्फ ये है, एक तो ये कि जो इस हफ्ते की अपॉइंटमेंट्स हैं, इंशाल्लाह कल और जुमेरात को फिंचली ऑफिस में ही लोगों से मुलाकात होगी और बुध वाले दिन इस हफ्ते यानी बुध वाले दिन 20 तारीख को इंशाल्लाह बर्मिंघम में लोगों से मुलाकात होगी। सो अगर आप वहाँ पे मिलना चाहते हैं तो इस हफ्ते में अब इंशाल्लाह बर्मिंघम जाऊँगा और बर्मिंघम में लोगों से मुलाकात करूँगा। तो आप मिलना चाहते हैं तो ज़रूर मिल सकते हैं। अब एक दूसरा पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहता था आज, थोड़ा सा टाइम लूँगा शुरू में, वो ये कि एक मेरा दोस्त आया मेरे पास, उसको एक क्रिमिनल मैटर था, उसका एक क्रिमिनल इशू बन गया। उसको पुलिस वालों ने कहीं कैमरा फ्लैश किया और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि भाई आप स्पीडिंग कर रहे थे, जबकि वो उतनी स्पीड पे नहीं जा रहा था। अब वो उसका कहना यह था कि नहीं जी, मैं तो बिल्कुल स्पीड पे नहीं जा रहा था और मैं इस चीज़ को पूरा चैलेंज करना चाहता हूँ। सो उसको हमने चैलेंज किया और सक्सेसफुली चैलेंज करके और उसके ऊपर से वो चार्जेस हट गए। फिर एक और मैटर मेरे पास आया, उस मैटर के अंदर कुछ ड्रिंक ड्राइविंग का उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था एक और बंदे के ऊपर। उसको भी हमने डिफेंड किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी एक चार्ज के बगैर रिलीज़ कर दिया गया। मुझे उससे ये ख्याल आया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको क्रिमिनल मैटर्स में हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, जो कि जब जाते हैं तो किसी लीगल एड के वकील का इंतज़ार करते हैं और फिर किसी फर्म के पास जाते हैं जहाँ पे वो अपनी ज़बान में बात नहीं कर सकते, अपनी बात को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और क्योंकि वो लीगल एड के ऊपर होते हैं उनको एक ख़ास तरीके से हैंडल किया जाता है। सो मैंने फिर ये फ़ैसला किया कि मेरा क्योंकि एक्सपीरियंस क्रिमिनल लॉ का भी बहुत ज़्यादा रह चुका है, आप में से जो तो मेरा बैकग्राउंड जानते हैं उनको शायद पता होगा, जिनको नहीं पता उनको मैं बताता चलूँ कि मेरी ट्रेनिंग एज अ बैरिस्टर हुई थी और एज अ बैरिस्टर मैंने पहले बहुत साल क्रिमिनल लॉ के अंदर काम किया और उसके बाद फिर मैंने इमिग्रेशन का काम शुरू किया था और उसके बाद बस इमिग्रेशन पे काम इतना ज़्यादा चलता रहा कि मैं उसी में बिजी हो गया। और ख़ास तौर पे क्योंकि क्रिमिनल लॉ के अंदर हर एक को लीगल एड मिल जाती थी तो इसलिए वो मसला नहीं था। अब जहाँ तक मेरे दोस्त बताते हैं जो कि क्रिमिनल मैटर्स में डील करते हैं, जो बैरिस्टर्स हैं और सोलिसिटर्स हैं, वो बताते हैं कि क्रिमिनल मैटर्स के अंदर लीगल एड अब थोड़ी सी टाइट कर दी गई है और हर एक को उतनी आसानी से लीगल एड नहीं मिलती जो पुराने लफ्ज़ों में या पुराने अल्फाज पुराने वक्तों में मिला करती थी। सो मैंने अब ये फ़ैसला किया कि मैं कुछ क्रिमिनल लॉ का काम भी अब शुरू कर रहा हूँ और मेरे पास अगर आपका कोई क्रिमिनल लॉ का मैटर है तो आप उसके लिए भी मेरे से एडवाइस ले सकते हैं। मेरा पुराना एक्सपीरियंस भी है और मैं अभी भी इसके अंदर एक्सपर्टीज़ लेकर आ रहा हूँ। मैं इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के अंदर भी कुछ सोच रहा था कि कुछ मैं एक्सपर्ट बैरिस्टर्स को इनवाइट करना शुरू करूँगा कि जहाँ पे वो मेरे साथ आएँ और आके यहाँ पे हम कोई क्रिमिनल मैटर्स भी डिस्कस करें। वो मैं कुछ अपॉइंटमेंट सेट करके, कुछ टाइम सेट करके आपके साथ पहले एक हफ़्ता पहले बता दिया करूँगा कि कब मैं क्रिमिनल लॉ के ऊपर क्रिमिनल मैटर के ऊपर प्रोग्राम किया करूँगा। उससे फिर आप अपने क्रिमिनल मैटर्स के क्वेश्चंस पूछ सकेंगे। अभी सिर्फ मैं आज ये बताना चाहता था कि क्योंकि अब मैं क्रिमिनल मैटर्स को भी डील कर रहा हूँ, सो अगर आपका कोई क्रिमिनल मैटर है, ये याद रखिए कि मैं लीगल एड पे काम नहीं करता। सो अगर आपका क्रिमिनल मैटर है और आप प्राइवेटली उसको डील करना चाहते हैं, और जिस तरह होता है क्रिमिनल मैटर्स में कहते हैं कि जब बंदा फंसा होता है तो उसको फिर सही वकील की ज़रूरत होती है जिससे वो अपनी ज़बान में बात कर सके, अपने बात को सही तरह समझा सके और फिर उसको सही तरह से गाइडेंस दी जा सके। सो अब हम वो काम कर सकते हैं। अगर आप मुझसे क्रिमिनल मैटर्स के अंदर भी रब्ता करना चाहें तो डेफिनेटली कर सकते हैं और इससे मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। अब अपना प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं बाज़ाब्ता तौर पे। पहले फ़ोन कॉल्स को शुरू करते हैं। पहली कॉल लेते हैं। जी हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बुखारी साहब, मेरा आपसे एक सवाल है अपने भाई के लिए। दरअसल उसके पास इंडेफिनेट लीव है और वो इधर एक लड़की से शादी करना चाहता है जिन्होंने पहले एसाइलम डाला था और कुछ 7 साल की बेस पे भी कोई डाला था, तो वो उनका रिफ्यूज हो गया। तो अब मुझे सिर्फ बेसिकली आपसे रिक्वायरमेंट्स पूछनी है कि अगर वो उसके लिए यहीं से वीज़ा लेने की कोशिश करता है तो जो इनकम दिखानी पड़ती है वो, और वो कितने महीने की पे स्लिप्स दिखानी पड़ती हैं और कौन सा कोर्स करना पड़ता है, थोड़ा सा ये बता दें। और साथ ये बता दें मुझे कि वो केयर अलाउंस भी ले सकता है क्योंकि वो केयर करता है और वो पहले लेता भी रहा है। तो अगर वो केयर अलाउंस लेता है तो उस सूरत में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और आप इसमें क्या सजेस्ट करते हैं? पहले मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, जो खातून है उनका भी स्टेटस क्या है? जी, उनका स्टेटस ये है कि उनकी एप्लीकेशन 7 साल की बेस पे उन्होंने डाली थी, बीच में उन्होंने कुछ असाइलम का भी जिक्र किया था,
तो वो रिफ्यूज हो गया उनका, और अब उन्होंने दोबारा कोई एप्लीकेशन डाल दी है। लेकिन उनके पास कोई लीगल स्टेटस इस वक्त नहीं नहीं है। और दूसरी बात, क्या एप्लीकेशन वो जाके अपनी कंट्री से करना चाहती हैं? नहीं, वो यहीं से करना चाहती हैं। ओके, चलें मैं बताता हूँ जी। और साथ जो केयर का भी थोड़ा सा बता दें मुझे, क्या उस सूरत में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? चलें मैं बताता हूँ आपको। थैंक यू। पहली चीज़ आपको जो समझनी है वो ये समझनी है कि एक खातून जो यहाँ पर मौजूद हैं जिनके पास कोई स्टेटस नहीं है, क्या वो यहाँ से स्विच कर सकती हैं कि नहीं कर सकती? सो पहली बात तो मैं आपको इसका जवाब दूँ, बाकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके पर हम दूसरी तरफ आते हैं। जब एप्लीकेशन की जाती है, जब आप अपेंडिक्स एफएम को देखते हैं, अपेंडिक्स एफएम के अंदर ये कहा जाता है कि अगर आप किसी स्पाउस को स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो उसके लिए उनका यहाँ पे लीगल होना ज़रूरी है। उसके बाद उनको ये प्रूव करना है कि जो स्पॉन्सर है उसकी इनकम है, या अगर वो केयरर्स अलाउंस ले रहे हैं तो उनको वो इनकम प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, या अगर वो डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस ले रहे हैं तो फिर उनको वो इनकम प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। ये बातें ज़रा हम सेकेंडरी रखते हैं, अभी हम पहले पॉइंट को देखते हैं। पहला पॉइंट ये है कि खातून के पास यहाँ पे स्टेटस नहीं। आपके भाई अगर उनके साथ शादी कर लेते हैं और उनके साथ यहाँ पे रहना चाहते हैं, जो भी वो एप्लीकेशन करें, चाहे वो अपनी पूरी इनकम दिखा के 18,600 से ऊपर की इनकम दिखा के अप्लाई करना चाहें, जिस तरह से भी करना चाहें, उनको वो यहाँ से स्टेटस नहीं देंगे जब तक वो ये प्रूव नहीं कर सकते कि उनके पास, जिनके पास जो स्पॉन्सर हैं, जिनके पास इंडेफिनिट लीव है, वो उनके साथ खातून की कंट्री में जाके नहीं रह सकते। वो इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स वाला पॉइंट आपको प्रूव करना पड़ता है। सो वो आप EX1 में अपेंडिक्स एफएम के अंदर EX1 एक एक्सेप्शन आती है, उसके अंदर EX1A और 1B आता है, ये 1B के अंदर आएगा। उसके अंदर जाके आपको ये चीज़ देखनी है कि क्या ऐसे कोई उनके सर्कमस्टांसेस हैं कि वो वापस नहीं जा सकते। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने असाइलम किया था, उनको असाइलम पे 5 साल का स्टेटस मिला, 5 साल के बाद जाके उनको यहाँ पे इंडेफिनिट लीव मिलती, तो वो कह सकते हैं कि जी मैं तो उस कंट्री में जा ही नहीं सकता जहाँ पे ये असाइलम का मसला था, और अगर खातून भी उसी कंट्री से हैं तो वो कह सकते हैं कि मैं वहाँ जाके रह नहीं सकता। सो ये आपका इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स का एक बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन सकता है। लेकिन अगर ऐसी कोई चीज़ नहीं है, कोई ऐसी वजह नहीं है जिसकी वजह से वो दिखा सकें कि मैं वापस जाके उस कंट्री में नहीं रह सकता, तो फिर यहाँ से उनको मसला होगा, खातून को यहाँ से स्टेटस नहीं मिलेगा। उस सूरत में उनको वापस अपनी कंट्री जाके वहाँ से एंट्री क्लियरेंस के लिए अप्लाई करना होगा शादी होने के बाद। अब उसके लिए जब वो अप्लाई करती हैं तो फिर देखना ये है, नंबर 1 सिचुएशन ये है कि जी जो आपके स्पॉन्सर हैं वो अपनी इनकम पूरी डिक्लेयर करते हैं, 18,600 से ज़्यादा उनकी इनकम होनी चाहिए। अगर वो जॉब पर हैं तो उनको दिखाना है कि पिछले 6 महीने से कम वो इस जॉब के ऊपर हैं, उनके पास 6 महीने की पे स्लिप्स होनी चाहिए, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट्स होनी चाहिए, उनके पास एम्प्लॉयमेंट का लेटर होना चाहिए जिसके अंदर कन्फर्मेशन हो कि उनकी ये इनकम है और वो फुल टाइम काम कर रहे हैं या वो परमानेंट जॉब के ऊपर हैं, प्रोबेशन पे नहीं है, वो सारा कुछ दिखाना है। वो सब कुछ करके फिर खातून जाके एंट्री क्लियरेंस के लिए अप्लाई कर सकती हैं और स्पाउस वीज़ा के लिए आ सकती हैं। उनको खातून को जाके अपना इंग्लिश टेस्ट भी करना होगा। अभी तक इंग्लिश टेस्ट की रिक्वायरमेंट A1 ही है, यानी A1 लेवल के ऊपर उनको इंग्लिश टेस्ट करना होगा। ये तो अगर उनकी रिक्वायरमेंट वो इनकम की पूरी कर सकते हैं। अगर वो केयरर्स अलाउंस ले रहे हैं, किसी की केयर करते हैं वो यहाँ पे, जिसकी वजह से उनको केयरर्स अलाउंस मिलता है, तो फिर उनको इनकम प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है जो 18,600 की होती है। फिर उसकी बेस पे वो एग्जेम्पशन लेके और फिर स्पॉन्सर कर सकते हैं किसी को। आपके लिए समझने वाली बात यह है कि जो खातून यहाँ पर हैं जिनके पास स्टेटस नहीं है, वो शादी करके जब अप्लाई करती हैं, चाहे आपके भाई ने पूरी इनकम दिखा भी दी हो, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट भी कर लेती हैं, उनको यहाँ से स्टेटस नहीं देंगे जब तक आपके भाई ने ये पॉइंट ना प्रूव किया कि कोई ऐसे इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ये वापस जाके उनके साथ उनकी कंट्री में नहीं रह सकते। ये तब होगा और तब इनको 10 साल की रूट पे डाला जाएगा। अगर तो उनके पास लीगल स्टेटस होता और आपके भाई ने पूरी इनकम दिखा दी होती या उनको एग्जेम्पशन मिल गई होती, तो फिर खातून को 5 साल के रूट पे डाला जाना था, जहां पे पहले 2.5 साल का वीज़ा मिलता है, फिर 2.5 साल की एक्सटेंशन मिलती है, 5 साल के बाद वो इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई कर सकती हैं। आपकी जो सिचुएशन अभी है, अगर तो कोई इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स वाली बात आप प्रूव कर सकते हैं तो फिर तो यहाँ से काम हो सकता है, अदरवाइज यहाँ से काम नहीं होगा। फिर उनको वापस जाना पड़ेगा अपने मुल्क में, वो वहाँ से जाके एंट्री क्लियरेंस अप्लाई करेंगी और आपके भाई ने या तो 18,600 की इनकम दिखानी है या फिर वो एग्जेम्पशन क्लेम करेंगे अगर वो कैरियर अलाउंस ले रहे हैं। ऑलराइट जी, मैंने आपको बहुत बड़ी चीज़ बिल्कुल थोड़े से जुमलों में बता दी है। अगर इसके ऊपर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की और ज़रूरत होगी, काफ़ी चीज़ें क्लैरिफाई करनी होगी, अब फिर इसलिए अगर आप उस पर बात करना चाहते हैं तो मुझसे मिल सकते हैं, मैं आपको इस पर और एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ऑलराइट जी, अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी, कैसे हैं बुखारी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैरियत, ठीक ठाक। हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। बुखारी साहब, मेरे 3-4 सवाल हैं छोटे छोटे। बताइए। तो पहला ये कि हम लोगों ने लाइसेंस यूके किया था तो और B1 भी किया है, तो लेकिन B1 पे एक्सपायरी डेट नहीं है जी। तो
और उसका कोई लोग कहते थे कि वो 2 साल का होता है, तो वो 2 साल के बाद एक्सपायर हो जाएगा। अच्छा, हमने अभी इंडेफिनेट अप्लाई करना है, 3 ईयर्स की हमारी खत्म हो जानी है। कब खत्म होनी है जी? अभी 2 महीने हैं। 2 महीने। और आपने B1 कब किया है? B1 हमने इस मंथ ही किया है। इसी मंथ किया है। ओके, तो उसमें तो फिर आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बस ठीक है। फिर आपने और इसी महीने किया है, 2 महीने बाद आपने इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई करना है। तो लाइफ इन द यूके टेस्ट भी आपने कर लिया, B1 भी कर लिया, तो वो तो रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई। और बताइए, और क्या सवाल है आपका? और ये है कि एक मुझे फाइन हुआ था, मेरा टेकवे है 2013 में, जी तो वो नियरली 800 था, फीसें मिला के सारा कुछ, तो वो तो मैंने पेड कर दिया था 2-3 वीक्स में। जी, ठीक है। तो वो कई कहते हैं आप मेंशन कर देना उसमें जो होते हैं सिविल पेनल्टी के तौर एप्लीकेशन पे। उसमें है, तो सिविल पेनल्टी करके ना अगर आप मेंशन कर दें। कई कहते हैं कि आप मेंशन ना करें, वो मसला नहीं, आपके बिजनेस पे था तो आपने वो पेड कर दिया, वो खत्म जी। हो गया। अभी 2.5 ईयर्स हो गए हैं उसको। ओके, चलें, और बताइए। और तीसरा ये कि हमारा बेटा है और बेटी है, तो उसका भी वो पार्ट तो हमारी एप्लीकेशन ही है, लेकिन ओवर 18 हो गई है, तो वो जी हम एक लिफाफे में डाल के सारा, लेकिन वो पार्ट तो हमारी एप्लीकेशन ही है। जैसे पहले उनका वो मिला था तो हम उसको डाल के, तो उसका जाहिर है वो ओवर 18 हो गई है, तो उसका सेपरेट अप्लाई करेंगे, लेकिन वो डिपेंडेंट मेरे पे ही है अभी सारा कुछ, हम इकट्ठे रहते हैं। जी। और आखिर ये है कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ेंगे पूरी फैमिली के साथ? मैं टीवी पे सुनता हूँ। आखिरी तो आपने बस ऐसे कहा, बस छोटा सा आखिरी सवाल है, सबसे बड़ा तो वही है आपका। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपका। नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। पहला सवाल आपका मैंने जवाब दे दिया। डॉक्यूमेंट्स, अच्छा, पहला सवाल आपने पूछा कि जी लाइफ इन द यूके टेस्ट और B1 लेवल का टेस्ट है, उसमें आपको क्या करना है। आपने इसी महीने B1 लेवल किया है, तो आपने ट्रिनिटी वाला ही किया होगा। उसका मतलब ये है कि आपने जब अगले 2 महीने के बाद अप्लाई करना है इंडेफिनिट लीव के लिए, तो आप अपने दोनों टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई इंशाल्लाह इशू नहीं होना चाहिए। सेकंड पॉइंट आपका सिविल पेनल्टी वाला, आपने बताया कई लोग कुछ कहते हैं, कई लोग कुछ कहते हैं। पहली बात तो आप कई लोगों से बात करनी बंद कर दें। एक वकील पकड़ें जो अपना काम जानता हो, जिसकी हेडलाइट्स ऑन हो, जो आपको जवाब दे सके आपके केस में क्या है। आपने अपने सिविल पेनल्टी को डिक्लेयर करना है, आपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर बताना है कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। उसको छुपाने की जरूरत नहीं है, उसका इंशाल्लाह आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप उसको छुपाते हैं और वो पता लगा लेते हैं, तो फिर आपको ज़्यादा नुकसान होता है। उसको छुपाने की तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो एक फैक्ट है, वो हो चुका, वो आपने बताना है। सो आप बताइए, इंशाल्लाह उसकी वजह से आपकी इंडेफिनिट लीव को रिफ्यूज़ नहीं किया जाएगा। नंबर 3, आपने पूछा कि जी वो आपके डिपेंडेंट्स हैं, 18 से ऊपर भी जो हो चुके हैं, वो आपके डिपेंडेंट्स के तौर पे ही अप्लाई करेंगे, तो क्या सारे एप्लीकेशंस एक पैकेट में जा सकती हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म्स जो डिपेंडेंट्स होते हैं, जो 18 से ऊपर हो चुके हैं, उनके सेपरेट होंगे, लेकिन आप एक ही पैकेट के अंदर सब कुछ भेज सकते हैं, सबकी फीसें लगा के, सबके चेक्स लगा के, या उनकी पेमेंट डिटेल्स उसके ऊपर लगा के, उनके फोटोग्राफ्स वगैरह लगा के, सारी एक ही एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट आपने पूरी करनी है। बेशक एक ही पैकेट में आप 4 एप्लीकेशंस भेज दें, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। तीसरी चीज आपने पूछी डॉक्यूमेंट्स के बारे में, कि आपने डॉक्यूमेंट्स क्या लगाने हैं। आपको 3 साल की डिस्क्रिप्शन लीव मिली, फिर आपको एक्सटेंशन मिली, 3 साल की और डिस्क्रिप्शन लीव मिली, 6 साल के बाद आपने अप्लाई करना है इंडेफिनिट लीव के लिए। आपको दिखाना यह है कि आपकी पिछले 6 साल आप यहाँ पे रहे हैं, कोई क्रिमिनल कन्विक्शन आपकी नहीं है, आप कॉन्स्टेंटली या तो काम करते रहें, या 3 साल की जब डिस्क्रिप्शन लीव मिलती थी तो बेनिफिट्स का भी कोई मसला नहीं था, बेनिफिट्स भी ले सकते थे। सो अगर आप बेनिफिट्स भी लेते रहें तो कोई मसला नहीं। सिर्फ बात ये होती है कि वो देखना ये चाहते हैं क्या आप कंटिन्यूसली एज अ फैमिली रहते रहे हैं, कोई उसके अंदर इशू तो नहीं है। एज अ फैमिली आप लोग रहते रहे हैं, सबके फोटोग्राफ्स और डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो लगाने हैं। डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है, आपके जो सारे उनके टेस्ट होंगे, जो 18 से ऊपर हैं सबके टेस्ट होंगे, उनकी लाइफ इन द यूके टेस्ट एंड B1 लैंग्वेज टेस्ट होंगे, उसके बाद फोटोग्राफ्स होंगी, आपकी फीसें होंगी। एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आपने सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है, और जो डॉक्यूमेंट्स उसके अलावा होते हैं वो सिर्फ आपने रैंडम कुछ डॉक्यूमेंट्स लगा देने हैं, जिससे पता चले कि आप लोग एज अ फैमिली यूनिट एक ही एड्रेस पर रहते हैं। सो आपके बेटे का भी वहीं पर होना चाहिए, आपकी बेटी का भी वहीं पर होना चाहिए, आपकी वाइफ का भी वहीं पर होना चाहिए, आपका भी वहीं पर होना चाहिए। सो अगर सबके डॉक्यूमेंट्स एक ही एड्रेस के ऊपर आ रहे हैं, आपके पास कुछ और फोटोग्राफ्स हैं, कुछ रजिस्ट्रेशन, डॉक्टर की रजिस्ट्रेशन आपकी सारी एक ही एड्रेस पे, तो उससे पता चल जाता है कि एक फैमिली यूनिट के तौर पे आप इकट्ठे रह रहे हैं। सो इंशाल्लाह कोई ऐसे मसले वाली बात होनी नहीं चाहिए। आप इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एक्सटेंशन के लिए नहीं अप्लाई कर रहे। सो इसलिए ज़रा कुछ सख्ती इतनी ज़्यादा होने की उम्मीद मुझे नज़र नहीं आती। बाकी आई होप मैंने आपके तमाम सवालों के जवाब दे दिए। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो बुखारी साहब जी। बुखारी साहब, मैं आप जी ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਆਇਆ ਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। अच्छा जी। ਤੇ
ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਐਫਲਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ 9 ਜੁਲਾਈ 2012 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ 8-9 ਮੰਥ ਪਹਿਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ 'ਚ ਚਲ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਦੇਤਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਫਸਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 'ਚ ਗਏ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਟਨੈਸ ਵੀ ਖੜੇ 7-8 ਤੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਤੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਰਿਸਟਰ ਨੇ ਨਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ 1 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੋ ਫਸਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਪਾਤਾ 7 ਮੰਥ ਹੋਇਆ, ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਦੇਤਾ ਫਸਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਕੱਟ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, 7-8 ਮੰਥ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੋਰਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇੱਕ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੋਰਨ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ? ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹਾ ਜਾਂ ਬਾਜੀ ਅਸੀਂ। ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਜਵਾਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਸੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ।